नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बरथवाल में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे कवि से, कवि जो कविताएं बहुत बेहतरीन लिखता है, लेकिन कविताएं जितनी बेहतरीन लिखता है उससे बेहतरीन वो कवि सम्मेलन के मंच का संचालन करता है। हाँ, आपने कुमार विश्वास को सुना है? कविता तो आप सबने सुनी होगी कुमार विश्वास की, लेकिन जब कुमार विश्वास किसी मंच का संचालन करते हैं, कवि सम्मेलन का संचालन करते हैं, तो वो विधा अपने आप में हम सबको सम्मोहित कर देती है। वैसे ही हमारी पौड़ी में एक बंदा है, विजय कपरवाल। कुछ लोग उसे केपी के नाम से जानते हैं, मैं भी उसे केपी ही कहता हूं, और शायद मुझे लगता है आज के बाद आप भी उसे केपी कहेंगे। भैया, उसकी जो भाषा शैली है ना, मंच को जो खींचने की शैली है ना, मंच को जो अपना बनाने की शैली है ना, अद्भुत है। सच कह रहा हूं। कविताओं की बात तो हम बाद में करेंगे, आप देखिए तो सही, चेहरे की मुस्कान से आप भी मुस्कुरा देंगे। मिलते हैं केपी से। युगों युगों की पीड़ा हरने, मुझको मेरे ऋण से तरने, व्याकुल मन की व्यथा मिटाने, उलझे प्रश्नों को सुलझाने, काल चक्र की काल गति को धीरे धीरे टलना होगा। इस कलयुग को द्वापर के रास्ते त्रेता तक चलना होगा, और शबरी के जूठे बेरों को अधरों तक लाना होगा। भीष्म यहां लाचार खड़ा है, हे राम तुम्हें आना होगा। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल कहानी विद जगत किशोर बरथवाल में। विजय जी, आपको मैं कवि मानूं या एक कवि सम्मेलन का बेहतरीन संचालक? धन्यवाद बरथवाल जी आपका। विजय कपरवान एक कवि है, एक वन संचालक। इसके कई आयाम हैं। एक आराम शायर के मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि तय उम्र भर का जिया, देखने को कुछ भी नहीं सिवाय खाली मकान, देखने को कुछ भी नहीं। वो गांव घूम आए, आखिर उन्हें भी ये कहना पड़ा, तेरे सिवा यहाँ देखने को कुछ भी नहीं। तो वो खालीपन जो हुई शहर का, वो मैं हूँ। तो आप मुझे अगर मंच संचालक के रूप में भी देखते हैं तो वो भी मैं हूँ, और कवि के रूप में देखते हैं तो वो भी मैं हूँ। विजय जी, कब से कविताएं लिख रहे हैं? देखिए, अगर साहित्यिक यात्रा की बात की जाए तो ये तो अविरल धारा है, ये कभी रुकेगी नहीं। लेकिन 7वीं से 8वीं कक्षा में जब मैं था, तो उस वक्त का मुझे याद आता है कि टूटे फूटे कुछ शब्द थे, तुकबंदी में उन्हें जोड़ लिया, लोगों को सुनाया तो लोगों को लगा कि शायद अच्छा है, मुझे भी लगा और मैंने खुद को कवि मान लिया। वो कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि विज्ञान 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 हर तरफ हो रहा इसका गुणगान, कोई इसको कहता अभिशाप तो कोई कहता वरदान, सिद्ध करने में इसे आज भी लगा है इंसान। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। केपी साहब, पहली बार जब आप कविता लेकर किसी मंच पे गए थे, तो क्या वो कविता थी और कौन लोग वहां थे? ये पहली बार देहरादून के एक सभागार में मैंने पढ़ा था। वो मेरी परिचय की पंक्तियां बन गई। पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी कि सूरज ने सबके खातिर जलना सिखाया है, लहरों ने सागर की उछलना सिखाया है, और कभी किसी को कोई शिकायत न रही मुझसे, पानी ने हर रूप में ढलना सिखाया है, और ये जो मेरे कदम हैं कभी लड़खड़ा नहीं सकते। ये मेरे परिचय का शेर है। ये जो मेरे कदम हैं कभी लड़खड़ा नहीं सकते, मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया है, मैं कोई राम नहीं जो मर्यादाएं निभाऊं, मेरे कान्हा ने मुझे छलना सिखाया है। क्या बात है, उन पंक्तियों ने मुझे हर जगह पहचान दी है। जिस पंक्ति में माँ का नाम आ जाए वो स्वयं में परिचय की पंक्ति। बिल्कुल, वो स्वयं में परिचय मिल जाता है। विजय जी, देहरादून के अलावा आपने मतलब कहाँ-कहाँ कविताएं सुनाई हैं? देखिए, मेरा सफर देहरादून से शुरू हुआ। फिर मैं गजरौला, जब मैं कॉलेज में था उस वक्त मैं गजरौला में जाकर एक बार एक मुशायरे में पढ़ चुका हूँ। 2 वर्ष पूर्व मैं अयोध्या में जाकर भी कार्यक्रम मैंने पढ़ा है, और एक बार मैं मेरठ भी जा चुका हूँ।
बहुत बढ़िया, यानी लगभग लगभग आप हर बड़े मंच पे गए हैं। सबसे बड़ा कोई ऐसा कवि जहां आप पहुंचे हों कि हाँ मुझे उस आपका सपना रहा हो कि ऐसा कवि कोई हो जिससे साथ में कविता पाठ करूं, तो क्या कौन थे? मैं अयोध्या में हरिओम पंवार जी वहां पर मौजूद थे, हालांकि दर्शक दीर्घा में थे। देहरादून के एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही बढ़िया वीर रस के कवि हैं, और कई कवियों के अगर आप देखे जाए उत्तराखंड में उनके गुरु माने जाते हैं श्रीकांत शर्मा जी। उनके साथ भी मैं 2-3 बार मंच साझा कर चुका हूँ। आप कवि कवि तो हैं ही और बहुत अच्छी कविता आप लिखते हैं। आपने कवियों के मंच को संभालना कब से शुरू किया? देखिए, हमारे गुरुजन हैं वीरेंद्र खंकरियाल जी। जी। आप सभी को पता है कितने बढ़िया वो उद्घोषक हैं और कितने बढ़िया वो संचालक हैं। उनके ही मार्गदर्शन में जब उन्होंने मुझे तैयार किया, तो पहली बार पौड़ी में ही ग्रीष्मोत्सव में 2019 का मंच संचालन करने का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, और उन्हीं के सानिध्य में मैंने पहली बार मंच संचालन किया। विजय कपरवान जी, आपने कहा कि एक मंच ऐसा मिला जब हरिओम पंवार साहब, देश के जाने माने कवि, दर्शक दीर्घा से आपको सुन रहे थे। उस समय आपके मन में क्या चल रहा था और आपने उन्हें क्या सुनाया? देखिए, जब आपके सामने एक व्यक्ति नहीं, एक पूर्ण रूप से संस्थान बैठा हो, तो संस्थान को आप क्या सुनाएंगे। लेकिन ऊपर वाले की मुझ पर मेहरबानी थी कि जब मैं शेर पढ़ रहा था, पंवार जी सुन रहे थे, पंवार जी ने मुझे काफी दाद उस शेर के बाद दी। वो कुछ इस प्रकार का शेर था कि बातों बातों में रात कट गई, बातों बातों में रात कट गई, उसके चश्मे से अना की धूल हट गई, उसके चश्मे से अना की धूल हट गई। और फकीरों ने कासा, भिक्षा पात्र को कासा कहते हैं, फकीरों ने कासा उलट के सर पे धर दिया, शहंशाहों तुम्हारे ताज की औकात घट गई। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। विजय जी, आपका जो मंच संचालन हमने देखा है, उसमें लगभग लगभग जो हम कुमार विश्वास जी को देखते हैं, उनका जो मंच संचालन देखते हैं, उनका जो तरीका देखते हैं, जो समा बांधने का उनका जो अपना तरीका है, वो बड़ा अद्भुत है। कुछ उसी तरह आप में भी वो झलक दिखती है। क्या उन्हें फॉलो करते हैं या उन्हें अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, कवि कुल के वो पुरोधा हैं। अगर मैं कहूं कि वर्तमान कवियों को कवि सम्मेलन या मंचों पर किसी एक व्यक्ति ने पहचान दिलाई है, तो वो आदरणीय कुमार विश्वास जी हैं। कौन कवि उन्हें उनसे प्रेरित नहीं होता, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, काफ़ी उनको कॉलेज समय से हम उन्हें सुनते आ रहे हैं, उनको हमने पढ़ा है। और अगर कहें कि कहीं ना कहीं मंच संचालन की जो ये विधा है, इसमें वो एक पारंगत व्यक्ति हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और उनसे ही हम जो है छोटी मोटी चीज़ें सीखते हैं। उनका 1% भी हम अगर हो जाएं तो हम खुद को सकारात्मक मानते हैं। विजय जी, जिस तरह से कुमार विश्वास जी कविताएं गा कर लोगों को सम्मोहित करते हैं, आप भी जरा कर दीजिए कुछ। बरतवाल जी, एक बड़ा ही मैं आपको अतरंगी सा एक किस्सा सुनाऊंगा इस गायन के पीछे। देखिए, लोग 7 सुरों में गाते हैं, मैं 700 सुरों में गाता हूँ। क्या बात है। नरेंद्र सिंह नेगी जी आदरणीय, उनके छोटे भाई परमेंद्र नेगी जी हैं, वो मेरे प्रथम संगीत के शिक्षक रहे हैं। तो मुझे आज भी याद आता है वो किस्सा, 2003 में जब प्रथम बार केंद्रीय विद्यालय खुला था आप सभी लोगों के सहयोग से। तो जब प्रार्थना सभा में हमें अस्तोमा सदगमय गाना था, तो 34 बच्चों की हमारी कक्षा थी, 34 बच्चों को गवाया गया, फिर मुझे बुलाकर सबसे आगे खड़ा किया गया। तो मुझे लगा शायद मेरा स्वर जो है इतना ऊंचा है कि मुझे आगे से लीड करने का मौका मिल रहा है। फिर सारी कक्षा को गवाया गया, फिर मुझे गवाया गया, फिर मुझे चुप कराया गया। तो प्रभेंद्र नेगी जी का कहना था, और वो मेरे लिए तब से एक उदाहरण बन गया। उन्होंने कहा कि बेटा, जीवन में कुछ भी करना, कभी गाना मत गाना। तो मैं गाने के लिए प्रतिबंधित हूं, क्षमा चाहता हूं, और इसीलिए मैं तरन्नुम में भी नहीं गाता, तहत में मैं शेर कहता हूं। विजय जी, अधिकतर कवि मैं देखता हूँ सफाचट होते हैं, आपने दाढ़ी रखी है। ये क्या है, मतलब कविताएं बहुत ज्यादा डूब गए कविताओं में, या श्रृंगार रस में डूब गए, किसमें डूबे हैं? देखिए साहब, मैं सत्य बताता हूं, खुदा ने हमें जबान लंबी दी लेकिन कद छोटा दे दिया। अब इस कद के साथ अगर मैं बिल्कुल सपाचट होके जाऊं, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया 10वीं की परीक्षा कैसे गई,
आपका कितना प्रतिशत बना। तो ये दाढ़ी जो है ये दर्शाने के लिए है कि परिपक्वता अभी आई हो ना आई हो, लेकिन उम्र उसी तरफ जा रही है। और ये दाढ़ी की चांदनी जो है ये बता रही है कि अब उम्र जो है प्रौढ़ की तरफ ही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि कवि से तो शब्दों का भंडार होता है और आप भी एक भंडार हैं, कुबेर का खजाना है आप शब्दों में। विजय जी, आप पौड़ी में मंच संचालन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप पौड़ी से बाहर निकलते तो शायद आपको बहुत अच्छे मंच मिलते। पौड़ी में रहने का मन है या निकलने का मन है? देखिए साहब, पौड़ी जो है लोगों के दिलों में बसा है, और मैं तो कहूँगा कि पौड़ी मेरी नसों में बसा है। पौड़ी से बाहर जाने की इच्छा मेरी करती नहीं है, क्योंकि इस शहर ने हमारा बचपन देखा, इस शहर ने हमारी जवानी देखी, और मेरा मानना है कि अगर यही शहर हमारा बुढ़ापा देखे तो ही कहीं ना कहीं जीवन सकारात्मक लगता है मुझे। मुझे याद आता है कई बार हम युवा पीढ़ियों के लिए कहा जाता है कि आपने पौड़ी से पलायन कर लिया, या आप पौड़ी को उस स्तर तक नहीं ले गए जिसे आप ले जाना चाहिए था। तो मैंने ये कुछ पंक्तियां कही थी। जी जी जी। लिखा था कि पुराने शहर की नई कहानी है हम, पुराने शहर की नई कहानी है हम, जो बची कुची है वो निशानी है हम, जो बची कुची है वो निशानी है हम, और तुम दिल्ली की खसियाई बूढ़ी गर्मी सी, पौड़ी की अल्हड़ मस्त जवानी है हम। क्या बात है। पौड़ी की अल्हड़ मस्त जवानी है हम, और जिसे तुम चूल्हे की मुंडेर पर छोड़ आए हो। जितने भी प्रवासी मेरे भाई हैं, आप सबकी नजर है, आओ वापस गांव। जिसे तुम चूल्हे की मुंडेर पर छोड़ आए हो, उस बूढ़ी माँ की आंख का पानी है। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, बहुत ही बेहतरीन। बहुत, आप पौड़ी को चाहने वाले हैं और पौड़ी के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मेरे नसों में पौड़ी बसता है। पौड़ी का जो वर्तमान हालात हैं, जो वर्तमान दर्द है, कुछ लिखा है उसमें क्या? देखिए, मुझे याद आता है कुछ वर्ष पहले की बात है। मनोज रावत अंजुल जी हैं, हमारे शिक्षक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम नए बच्चे पौड़ी का दर्द क्यों नहीं लिख रहे। तो मैंने कुछ टूटे फूटे शब्दों में अपना दर्द बयां किया है कि कुछ पगडंडियां जो सड़क बनने की राह देख रही हैं, कुछ पैबंद लगी सड़कें जिनकी कहानी अनकही है, बंजर पड़े अब पुष्पाताई के सब बाग बगीचे हैं, जिन आंखों ने ख्वाब दिखाए वो खुद आंखें मीचे हैं, दिन का सूरज ढलते ही जब मदहोश शहर हो जाता है। क्या बात? दिन का सूरज ढलते ही जब मदहोश शहर हो जाता है, बेसुध अपने वालिद को देख तब राजू रो जाता है। बेसुध अपने वालिद को देख तब राजू रो जाता है, जो अपनी जवानी जला आए थे आंदोलन की मशालों में। मैं उन सभी आंदोलनकारियों की चरणों को स्पर्श करते हुए पंक्तियां देता हूं कि जो अपनी जवानी जला आए थे तब आंदोलन की मशालों में, आज खुद को घिरा पाते होंगे इन्हीं कुछ सवालों में कि क्या ऐसे ही एक ख्वाब के खातिर हमने अपनी नींदें बेची थी। क्या ऐसे ही एक ख्वाब के खातिर हमने अपनी नींदें बेची थी, और 9 गांव की दुल्हन थी ये, लहू से हथेली पर मेहंदी रेची थी, लहू से हथेली पर मेहंदी रेची थी। आज पलायन की मार झेलती ये बुढ़िया, जेब में न टका न कौड़ी है, जिसके खातिर लाठी खाई थी। यार, क्या ये वही पौड़ी है? क्या ये वही पौड़ी है? क्या? बहुत ही बहुत बहुत ही। विजय जी, आपने पौड़ी का दर्द भी कहा, बहुत सारी चीजों पर आपने अपने शब्दों से बहुत कुछ कह दिया है। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा मानना है कोविड काल में मुझे मौका मिला अपने जो पौराणिक चरित्र हैं उनके बारे में पढ़ने का। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को, ठीक है, आस्था एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम कभी भी प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम अपने पौराणिक चरित्रों को सिर्फ चरित्र के रूप में भी देखें तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और मेरा निवेदन है
सभी माँ बाप से कि आप अगर अपने पुत्र में राम को देखना चाहते हैं तो पहले स्वयं में दशरथ को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वयं में दशरथ को देख लेंगे तो आपका पुत्र स्वयं राम बन जाएगा। तो देखिए साहब, ऐसे ही एक बार महाभारत का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे सबसे एक चरित्र जो पसंद आया वो थे भीष्म, जिसकी मैंने पंक्ति अभी आपको सुनाई। एक बड़ी कविता है जहां भीष्म संवाद करते हैं राम से। तो मैं इसकी अंतिम एक बंद के साथ मैं अपना एक संवाद खत्म करूंगा। तो भीष्म से कहा गया कि आपने युद्ध क्यों रचाया। राम कह रहे हैं आपने युद्ध क्यों रचाया। तो भीष्म उत्तर देते हैं साहब कि मर्यादाएं कुंठित ना हो, इसीलिए मैं बीच खड़ा था, राज गद्दी पर आंच ना आए, इसीलिए तो युद्ध लड़ा था। जिस माधव को पूजा करते उनसे ही तो रण करना था, मेरे पापों को स्वयं मुझको ही तो ऋण भरना था। मेरे पापों का स्वयं मुझको ही तो ऋण भरना था। और जिस अर्जुन को गोद खिलाया उस पर बाण चलाऊं कैसे। दुर्योधन को वचन दिया है उसको भी झुठलाऊं कैसे। और सरसैया पर लेटे लेटे जब भी प्राण गले को आते थे, हस्तिनापुर अभी सुरक्षित नहीं, ये वचन याद दिलाते थे। और युग भी बीता, युद्ध भी बीता, प्रश्न वहीं पर मौन खड़ा है, अंतर मन में द्वंद्व छिड़ा है, धर्म बड़ा या राष्ट्र बड़ा है। और फिर शिला बन गई अहिल्या, इसका श्राप मिटाना होगा। भीष्म यहां लाचार खड़ा है, हे राम तुम्हें आना होगा। ये पौड़ी है साहब, यहाँ आंदोलनकारी पैदा नहीं होते हैं, यहाँ संस्कृति कर्मी पैदा होते हैं, और वो भी ऐसे जो खुद अपने आप एक आंदोलन होते हैं। यहां से भले ही बहुत कुछ चला गया है, लेकिन यकीन मानिए बहुत कुछ यहां अभी भी है। लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हैं जो बहुत कुछ यहां बचा है वो यहीं संजो के रख पाए। आप मदद कीजिए ना। बाहर चले गए कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर आते जाते रहिए। आपकी संस्कृति भी जिंदा रहेगी और यकीन मानिए आप भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि जिस समाज की संस्कृति खत्म हो जाती है ना, वो समाज अपने आप खत्म हो जाता है। प्रयास करते हैं पौड़ी को बचाने का, हम भी लगे हैं, आप भी लगे रहिएगा। मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरा चैनल कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।